Hello children, I hope you all are well. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण जो कनक पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 7 जिसका नाम है क्रिया और काल, पाठ 8 जिसका नाम है अभिकारी शब्द, इसका दोहरान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोहरान करेंगे पाठ 7 क्रिया और काल का। तो क्रिया क्या है? क्रिया जो हम कोई कार्य करते हैं वो ही क्रिया है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप सुनने की क्रिया कर रहे हैं। हमें जानना होगा कि क्रिया की परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से काम के होने और करने का बोध होता है वो ही क्रिया होता है। देखिए जो परिभाषा है उसमें हमें ये दो चीजें हैं कि काम के होने यानी जो काम हम नहीं कर रहे वो अपने आप हो रही है, जैसे वर्षा का होना, हवा का चलना, सूरज का निकलना, दिन रात का होना, इसे हम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रही है। और एक होता है करने का पता चले, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्रिया कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो सुनने और समझने की क्रिया कर रहे हैं। अब क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले जानेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो बच्चों हमारे जो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, ये जो तीन चीजें होती हैं वो सकर्मक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सकर्मक वो है कि कर्म सहित जिसमें कर्म होता है, जिस वाक्य में कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया होगी, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा, कर्म रहित जिसमें कर्म नहीं है वो है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। सकर्मक क्रिया को पहचानने का एक तरीका है कि जो वाक्य हमारे पास है उस वाक्य से हम प्रश्न करते हैं कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया, मैंने क्या करके प्रश्न किया, तो इसमें उत्तर निकल कर आता है पाठ पढ़ाया। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? कर्म होगा। और कर्ता कौन है यहाँ पर? अध्यापक है। और क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाने की क्रिया हो रही है, अध्यापक ने पाठ को पढ़ाया है। अब हम जानेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक वाक्य है जो मैंने लिया है, वाक्य है शिशु सो रहा है। तो इस वाक्य में कर्ता है और क्रिया है, इसमें हमारे पास कर्म नहीं है। अगर मैं इस वाक्य से प्रश्न करती हूँ कि शिशु क्या सो रहा है, तो उत्तर निकल कर नहीं आता, तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। तो बच्चों अभी हमने क्रिया का दोहरान किया, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। तो सबसे पहले जो उदाहरण है वो है बच्चे खेल रहे हैं। पहले हमें इसमें क्रिया को पहचानना है और ये क्रिया का कौन सा भेद है उसको भी लिखना है। तो खेल रहे हैं ये हुआ क्रिया, और ये क्रिया का कौन सा भेद है? तो मैं इस वाक्य से प्रश्न करूंगी कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो इसमें से उत्तर नहीं निकल कर आता है, तो ये मेरी क्रिया हुई अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। अब जो मेरा दूसरा उदाहरण है वो है गाय घास खा रही है। तो इस वाक्य में सबसे पहले तो हमें क्रिया को रेखांकित करना होगा। तो क्रिया है खा रही है। अब इस वाक्य से मैं प्रश्न करूंगी कि गाय क्या खा रही है, तो उत्तर निकल कर आया कि वो घास खा रही है। तो कर्म क्या कर रही है? घास खाने का। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया, क्योंकि इस वाक्य में कर्म है, इसलिए वो क्या है? सकर्मक। अब जो अगला उदाहरण है वो है राघव पौधा लगा रहा है। सबसे पहले हमें इसमें से क्रिया को रेखांकित करना है, तो ये क्रिया हुई लगा रहा है। अब इस वाक्य से मैं प्रश्न करूंगी कि राघव क्या लगा रहा है, तो उत्तर निकल कर आता है कि पौधा लगा रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? कर्म सहित है ये वाक्य, तो ये क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब जो मेरा अगला उदाहरण है वो है तालाब में कमल खिल रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिया को रेखांकित करूंगी, खिल रहे हैं, ये हमारी क्रिया है इसमें। अब
मैं इस वाक्य से प्रश्न करती हूँ कि तालाब में क्या खिल रहे हैं, तो उत्तर निकल कर आता है कमल खिल रहे हैं। तो ये कर्म सहित वाक्य हुआ, तो ये हमारी क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। अब जो हमारा अगला उदाहरण है वो है अजय सो रहा है। तो सबसे पहले हमने सो रहा है, सोने की क्रिया कर रहा है। अगर मैं इस वाक्य से पूछती हूँ, प्रश्न करती हूँ कि अजय क्या सो रहा है, तो इसमें कोई उत्तर निकल कर नहीं आता, तो ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया ही है, कर्म नहीं है, कर्म रहित वाक्य है, इसलिए वो होगा अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, मुझे आशा है कि क्रिया के बारे में जो मैंने आज पढ़ाया है, दोहराया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दोहरान करेंगे काल का। काल का क्या अर्थ होता है? काल का अर्थ होता है समय। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं वो हमने किस समय किया है। तो सबसे पहले हमें जाननी होगी इसकी परिभाषा, कि इसकी परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे ही हम क्रिया का काल कहते हैं। तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे पहला है भूतकाल, नंबर 2 पर है वर्तमान काल और नंबर 3 पर है भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है? बीता हुआ समय भूतकाल होता है। वर्तमान काल क्या है? जो चल रहा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्तमान काल होगा। जो तीसरे नंबर पर है वो है भविष्यत काल। इसका अर्थ है आने वाला समय। यदि हम कोई कार्य करते हैं वो आने वाले समय में होगा तो वो भविष्यत काल होगा। यहाँ पर बच्चों मैंने एक एक उदाहरण लिया है, उसको हम समझते हुए चलेंगे कि कल सोमवार था। जो कल बीत चुका है उस दिन क्या था? सोमवार था। तो ये होगा हमारा भूतकाल। नंबर 2 पर है वर्तमान काल, जो कि काम चल रहा है, जो कि कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर है कि बच्चा खेल रहा है। जो बच्चा है वो अभी खेल रहा है, उसके खेलने का काम चल रहा है, वो खेलने की क्रिया अभी इस वक्त कर रहा है, तो वो क्या होगा? वर्तमान काल। अब जो हमारा है वो है भविष्यत काल, यानी आने वाला समय। तो इसका उदाहरण मैंने लिया है कि जतिन स्कूल जाएगा। जतिन आने वाले समय में स्कूल जाएगा, तो ये होगा भविष्यत काल। तो बच्चों, अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिए हैं। इन वाक्य को पढ़कर हमें पहचानना है कि वह कौन से काल का वाक्य है। भरत पुस्तक पढ़ रहा है, ये काम अभी वो इस समय कर रहा है, तो इसलिए ये कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। कौन सा होगा? वर्तमान काल। नंबर 2 उदाहरण है मेरा, बस 3 बजे आई थी। जो बस है वो आ चुकी है, तो ये कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा, क्योंकि जो बस है वो आ चुकी है, वो अपनी क्रिया कर चुकी है, तो ये होगा हमारा भूतकाल। बीते हुए समय के बारे में ये वाक्य बता रहा है, तो ये होगा भूतकाल। नंबर 3 पर जो हमारा उदाहरण है वो है सुमन विद्यालय जा रही है। जो सुमन विद्यालय जा रही है वो इस समय जा रही है, वो इस समय क्रिया कर रही है, तो ये कौन सा वाक्य होगा हमारा? वर्तमान काल का। वर्तमान काल। जो मेरा अगला उदाहरण है वो है राधिका बाजार जाएगी। जो ये वाक्य है उसमें क्रिया आने वाले समय में होगी, तो वो कौन सा काल होगा? भविष्यत काल। तो हमारा ये काल होगा भविष्यत काल। अब जो मेरा अगला उदाहरण है वो है चिड़िया चींची कर रही थी। जो वो क्रिया है वो कर चुकी है चिड़िया, तो ये कौन सा होगा? भूतकाल। ये वाक्य कौन से काल का होगा? भूतकाल का। तो बच्चों, इस तरह से हमने काल के उदाहरण यहाँ पर समझे।
मुझे आशा है कि आपको क्रिया और काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हमारा जो अगला पाठ है वो पाठ 8 जिसका नाम है अविकारी शब्द। अब हम इसका दोहरान करेंगे। जो अविकारी शब्द हैं वो क्या होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। विकारी शब्द वो हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। अविकारी वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो अविकारी शब्द का दूसरा नाम भी है अव्यय शब्द। तो यहाँ पर बच्चों मैंने अविकारी शब्द के जो भेद हैं वो लिए हैं, वो होते हैं 4। सबसे पहला है क्रिया विशेषण, नंबर 2 पर है हमारा संबंध बोधक, और नंबर 3 पर है बच्चों समुच्चय बोधक, और नंबर 4 पर है विस्मयादि बोधक। ये हैं हमारे जो अविकारी शब्द हैं उनके भेद। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। तो बच्चों अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में, इसका दोहरान करेंगे। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो ही क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है लेकिन वो विशेषता किस शब्द से पहचानेंगे? तेज दौड़ता है, तो जो क्रिया है उसकी विशेषता तेज शब्द से हो रही है। जो क्रिया विशेषण है उसके 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, नंबर 2 पर है स्थानवाचक, नंबर 3 पर है परिमाणवाचक और नंबर 4 पर है रीतिवाचक। जब कालवाचक होता है तो उसमें क्रिया के समय का पता चलता है कि वो किस काल में क्रिया हो रही है, सुबह हो रही है, शाम को हो रही है, तो उसमें कब क्रिया हो रही है। नंबर 2 पर है स्थानवाचक, कि क्रिया कहाँ हो रही है उसकी जगह का हमें पता चलता है, तो वो क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कि वो जो कार्य हो रहा है वो ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, बगीचे में हो रहा है, तो उससे हमें कहाँ से स्थान का पता चलता है। नंबर 3 पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसका अर्थ होता है क्रिया कितनी हो रही है, ज्यादा हो रही है, बहुत हो रही है, कम हो रही है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। नंबर 4 पर है रीतिवाचक, किस ढंग से, कैसे क्रिया हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, जोर जोर से हो रही है, तेज हो रही है, अभी अभी हुई है, तो ये हमारा होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण से संबंधित 3 उदाहरण लिए हैं। नंबर 1 पर है मेरे घर आज मेहमान आएंगे। तो हमें इसमें पहचानना है कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है। तो यहाँ पर है क्रिया विशेषण आज। अब ये भी पहचानेंगे कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो वो है आज, जिसमें हमें पता चल रहा है समय का, तो ये होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा बच्चों? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब जो हमारा नंबर 2 पर है वो है मीठे फल जल्दी पच जाते हैं। तो मीठे तो विशेषण है लेकिन क्रिया विशेषण क्या है यहाँ पर? जल्दी। तो ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा? ये होगा हमारा रीति, जिसमें क्रिया का ढंग बताया जा रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें जल्दी जल्दी, धीरे धीरे इस तरह के शब्द आते हैं। नंबर 3 पर है सभी बच्चे बाहर आकर खेलने लगे। तो यहाँ पर बच्चों जो क्रिया विशेषण है वो है बाहर, तो यहाँ पर स्थान का पता चल रहा है, तो क्रिया विशेषण का ये कौन सा भेद होगा? स्थानवाचक। ये होगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों इसी तरह से हमने क्रिया विशेषण का दोहरान करने के बाद हमने इसके जो उदाहरण का भी दोहरान किया है। बच्चों अब हम जानेंगे संबंध बोधक के बारे में कि संबंध बोधक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध बताते हैं वो ही हमारे संबंध बोधक
शब्द होते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, के पास, के नीचे, के सामने। इसी तरह से और भी ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध बोधक शब्द होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण लिए हैं। अब हम इनमें से पहचानेंगे कि संबंध बोधक शब्द कौन से हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि शेर पिंजरे के अंदर है। तो यहाँ पर के अंदर जो है वो है हमारा संबंध बोधक शब्द। अब जो हमारा दूसरा उदाहरण है, माधव डर के कारण सो न सका। तो यहाँ पर के कारण जो है वो है संबंध बोधक शब्द। अब जो हमारा तीसरा उदाहरण है वो है कल की अपेक्षा आज ज्यादा सर्दी है। तो यहाँ पर की अपेक्षा हमारा संबंध बोधक शब्द है। तो बच्चों अगर हम इसके आगे से अगर हम के शब्द और की अगर आते हैं, उनको अगर हटा देते हैं तो वो क्रिया विशेषण का काम करते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि संबंध बोधक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्द, 2 वाक्यांशों और 2 वाक्य को जोड़ने का एक जो शब्द होता है वो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। जैसे इसलिए, किंतु, परंतु, ताकि, ये सब समुच्चय बोधक शब्द हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। तो पहला उदाहरण है कि बच्चा सो रहा है क्योंकि वह गिर गया था। तो 2 वाक्य हैं जिसको क्योंकि जो समुच्चय बोधक शब्द है उससे हमने जोड़ा है। तो ये इस वाक्य में क्योंकि जो है वो समुच्चय बोधक शब्द है। दूसरा उदाहरण है, मैं जल्दी में था इसलिए घर नहीं आ सका। यहाँ पर 2 वाक्यों को इसलिए समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा गया है। तो इसलिए समुच्चय बोधक शब्द है। मेरा जो तीसरा उदाहरण है वो है मेहनत कर लो ताकि अच्छे अंक ला सको। तो यहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ा गया है ताकि शब्द से, जो क्या है समुच्चय बोधक शब्द है। तो बच्चों अब हम जानेंगे विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं। तो जिन शब्दों से खुशी, दुख, प्रशंसा, आश्चर्य, भय आदि मन के भावों को प्रकट किया जाता है वो ही हमारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं और इसका एक चिन्ह भी होता है जो कि मैं अभी आपको वाक्य में उदाहरण में बताऊंगी। वाह, आह, शाबाश, छी, उफ, ओह, ये सब क्या है विस्मयादि बोधक शब्द है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। नंबर 1 पर है वाह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, कितना अच्छा मौसम है। तो यहाँ पर मौसम को देखकर क्या हो रही है, खुशी हो रही है। तो विस्मयादि बोधक शब्द ये है और ये इसका चिन्ह है। अब जो दूसरा उदाहरण है वो है शाबाश, तुम दौड़ में प्रथम आए। तो यहाँ पर शाबाश विस्मयादि बोधक शब्द है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस वाक्य में खुशी हो रही है कि शाबाश तुम दौड़ में प्रथम आए। जो हमारा तीसरा वाक्य है वो है खबरदार, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको हाथ लगाया। तो यहाँ पर जो विस्मयादि बोधक शब्द है वो है खबरदार और ये है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर चेतावनी दी गई है, तो ये विस्मयादि बोधक शब्द है। तो बच्चों मुझे आशा है कि जो अविकारी शब्द है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने पाठ 7 क्रिया और काल, पाठ 8 अविकारी शब्द का दोहरान किया। मुझे आशा है कि आपको यह दोहरान अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिकॉर्डेड वीडियोस जो आपको भेजी गई हैं उन्हें आप देखें, दोहराएं। धन्यवाद।